नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ कुछ घंटों का काम है और बदले में आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको पता चले कि आपके शरीर के अंडाणु यानी कि एक्स जो है वो निकाल लिए गए, क्या आप इस पर यकीन करेंगे? यही सवाल आज नेपाल और भारत दोनों देशों में गंभीर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में दैनिक भास्कर की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल की कुछ महिलाओं और युवतियों को कथित रूप से अवैध एग डोनेशन के लिए भारत लाने का एक नेटवर्क सक्रिय है। वहीं दूसरी ओर नेपाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान नाबालिग लड़कियों से अंडाणु निकाले जाने के आरोपों ने आईवीएफ उद्योग, निजी क्लिनिकों की निगरानी और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ मेडिकल एथिक्स का मामला नहीं, यह मानव तस्करी, गरीबी, महिलाओं के शोषण, सीमा पार अपराध और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह केवल कुछ अपराधियों का नेटवर्क है या फिर नेपाल की आर्थिक मजबूरियां, भारत नेपाल की खोखली सीमा, आईवीएफ इंडस्ट्री की बढ़ती मांग और कानून लागू करने की चुनौतियां तो मिलकर एक ऐसी कड़ी बना रही हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। और आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, रिपोर्टों और कानून के आधार पर समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कथित नेटवर्क कैसे काम करता है, नेपाल और भारत के कानून क्या कहते हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव जो है वो कैसे पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक आप सभी के स्क्रीन पर है, नेपाल की बेटियां खतरे में, एग डोनेशन का काला सच। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और सारे वीडियोस को आप देख सकें। वीडियो को देखने के बाद अपने विचार सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल आप दे सकते हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताइए। तो शुरू कर रहे हैं और 3 समाचार पत्रों की कटिंग है और 3 समाचार पत्रों की कटिंग है तो इस समाचार को देखें। दैनिक भास्कर को ही हमने आधार बनाना। दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन है और इसने लिखा है कि पटना से 860 किलोमीटर दूर नेपाल में भास्कर ने एक पड़ताल की। अवैध एक डोनेशन के लिए नेपाल से भारत लाई जा रही थारू जनजाति की लड़कियां, प्रति डोनेशन के लिए उन्हें 30,000 रुपए ऑफर किया जा रहा है। जिस युवती को ट्रैप कर रहे थे तस्कर, उसके घर पहुंचकर ये सारी बातें हुई। ऑनलाइन दोस्ती, फिर डोनेशन का ऑफर। और ये नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है गौरी फंटा, वहां से वो दुधवा नेशनल पार्क और फिर पलिया कला, ये जो है इस जगह लेकर आ रहे हैं। बॉर्डर पर रोके जाने वाले लोगों में 94% बच्चियां और महिलाएं जो है इसमें शामिल हैं। नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार की 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि 7400 लोगों को मानव तस्करी करके लाया गया है, जिसमें 52% जो है वह महिलाएं और 42% जो है वो नाबालिग लड़कियां हैं। ये सारी बातें हो रही। आपके स्क्रीन पर एक और न्यूज कटिंग दिखेगा 27 मार्च 2026 का, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जिसने लिखा है माइनर एक्सप्लॉइटेड, अ केस ड्रॉप, नो जस्टिस फॉर नेपाल, यंग गर्ल्स ल्यूर्ड फॉर ओवियम डोनेशन, parents of 2 girls Elise, a private fertility clinic, lured their minor daughters for egg donation. Nepal first female attorney general Sabita Bhandari, a shareholder in the clinic, is being accused for delaying prosecution in the case of Sild the clinic. काठमांडू पोस्ट ने भी इस न्यूज को कवर किया। लिख रहा है कि हु इज नेपाल्स एग डोनेशन बैन एक्चुअली प्रोटेक्टिंग? Nepal Supreme Court banned egg extraction to stop the exploitation of young donor. The same order has left women like Padma, a cancer survivor, who ovary were destroyed by chemotherapy without option. ठीक, अब यही से सुनते हैं। मैं ये 3 समाचार पत्र को इसलिए आपके सामने रखा हूं कि कोई ये मत कहिएगा कि ये प्रोपोगेंडा है, ये झूठी बातें हैं, या देश की छवि खराब करने के लिए की जा रही है। इसलिए मैं पहले ही आपके सामने रख रहा हूं। कई लोग पूछते हैं, कई लोगों का मैसेज ये रहता है कि आप जो भी समाचार लाते हो नेपाल और नेपालियों को तो पता ही नहीं होता है, नेपाल की सरकार। अगर नेपालियों को नहीं पता है तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेपाल के सारे भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए कि उनको भी पता रहे। पहला, आपकी सरकार को नहीं पता है तो आप अपने जो भी निजी प्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनको आप शेयर करके कह दीजिए कि देखिए भैया, हमारे यहाँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो हो रही हैं और इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। ठीक, मेरा काम है कि जो भी समाचार है उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचाना, जिससे कि आप जान सकें। और आप जिस प्रकार से प्रेम दे रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।
साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पूरे मामले में जो दावे सामने आए हैं वो क्या है। हमने दैनिक भास्कर को, काठमांडू पोस्ट को आधार बनाकर ये पूरी की पूरी बातें कही हैं कि नेपाल की कुछ महिलाओं और युवतियों को कथित रूप से अवैध एग डोनेशन के लिए भारत लाने का एक नेटवर्क सक्रिय है। दूसरी ओर नेपाल में पहले से ही नाबालिग लड़कियों से अवैध रूप से अंडाणु निकाले जाने के मामले ने आईवीएफ उद्योग के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट जो कह रही है उसके अनुसार यह जो कथित नेटवर्क, इसकी शुरुआत अक्सर सोशल मीडिया या ऑनलाइन संपर्क से होती है। सबसे पहले महिलाओं को यह बताया जाता है कि उन्हें केवल कुछ मेडिकल टेस्ट कराने हैं और कुछ घंटों का काम जो है उनसे हो रहा है। 30,000 के बदले क्या खोया, यही से बात है। यानी कि इसके बदले उन्हें 20 से 30,000 रुपया या उससे अधिक भुगतान का लालच दिया जाता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की जो भी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, विशेष रूप से उनको निशाना बनाया जाता है क्योंकि पैसे की जरूरत उन्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद जो बात आता है वो आता है भारत और नेपाल की खुली सीमा की पहल। भारत और नेपाल के बीच लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत आसान है और इसी कारण रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में इस व्यवस्था का कथित दुरुपयोग महिलाओं को सीमा के पार ले जाया जाता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सीमा पार पहुंचने के बाद उन्हें निजी मेडिकल संस्थान या आईवीएफ केंद्र तक लाया जाता है जहां अंडाणु निकालने की प्रक्रिया कराई जाती है। हालांकि यह बात स्पष्ट रूप से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सभी आरोप और दावे जो हैं, इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियां करती हैं। अंतिम कानूनी निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होती है और यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या क्लिनिक को अदालत के अंतिम निर्णय के पहले दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि जांच में ऐसे आरोप सही पाए जा रहे हैं तो यह केवल मेडिकल प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता, यह मानव तस्करी, महिलाओं के शोषण, चिकित्सा नैतिकता, सीमा पार संगठित अपराध से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एग डोनेशन होता क्या है और क्या यह प्रक्रिया जो है वह सामान्य मेडिकल प्रक्रिया है, इसमें खतरा कहां से शुरू होता है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग समझें, नेपाल से भारत तक नेटवर्क है जिसके ऊपर हमने चर्चा किया। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, कानूनी या अवैध किस प्रकार का है इस पर भी हम बात करेंगे। नेपाल में बड़ा खुलासा हुआ इसको लेकर और खुली सीमा एक बहुत बड़ी चुनौती है, भारत के मेडिकल हब में भी है, दुनिया इसको लेकर चिंतित भी है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो हम अपने आपके सामने रख रहे हैं, जहां से इस सेशन को और आसान बनाकर आपको समझाना मुझे आसान होगा, इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि एग डोनेशन क्या होता है। साथियों, एग डोनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एग डोनेशन यानी अंडाणु दान की बात हो रही, क्योंकि हर एग डोनेशन अवैध नहीं होता। दुनिया के कई देशों में यह एक कानूनी और नियंत्रित मेडिकल प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम जो है बनाए गए। तो इसे समझते हैं। साथियों, एग डोनेशन के बारे में हम बात करें तो आप सभी लोगों ने आईवीएफ के बारे में सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा। सबसे पहले एग डोनेशन में लिया जाता है। एग डोनेशन जब आपसे लिया जाता है तो इसमें आपके क्या होगा कि महिलाओं के अंडाणु यानी कि एग और पुरुषों के शुक्राणु यानी कि स्पर्म को लिया जाता है और स्पर्म को लेकर क्या किया जाता है, इनका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन किया जाता है। कहां? लेबोरेटरी में। अब जैसे फर्टिलाइजेशन किया जाता है तो इससे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण को फिर क्या किया जाता है, महिलाओं के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और फिर महिलाएं जो है वो गर्भ धारण कर लेती हैं। तो ये 5 स्टेज जो है वो आप देख रहे हैं। साथियों, कुछ महिलाओं में उम्र, बीमारियां, अन्य चिकित्सीय कारणों से स्वस्थ अंडाणु नहीं बन पाते, तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरी महिला द्वारा स्वेच्छा से दान किए गए अंडाणु की मदद से आईवीएफ किया जाता है और यहीं से एग डोनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कानूनी एग डोनेशन और अवैध कमर्शियल एग हार्वेस्टिंग में अंतर है। अंतर क्या है साथियों, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम कंसेंट की बात करेंगे, स्वैच्छिक सहमति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये कानूनी भी है और अवैध भी है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया में महिलाओं को पूरी जानकारी दी जाती है, वह बिना किसी दबाव, धोखे या लालच में अपनी लिखित सहमति देती। अवैध प्रक्रिया में सहमति अधूरी, भ्रामक या दबाव में ली जा सकती है। कई बार महिलाओं को पूरी मेडिकल प्रक्रिया तक नहीं बताई जाती। कानून व्यवस्था में केवल निर्धारित आयु सीमा के भीतर आने वाली वयस्क महिलाओं को ही डोनर बनाया जाता है। अवैध मामलों में आयु संबंधी नियमों की अनदेखी या दस्तावेज में हेरफेर के आरोप सामने आ सकते हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, यानी कि कानून एग डोनेशन से पहले विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण करता है, संक्रमण की जांच करता है, हार्मोनल मूल्यांकन करता है और चिकित्सीय परामर्श किया जाता है। अवैध प्रक्रिया में इन परीक्षणों को अधूरा या औपचारिकता मात्र निभाने का
जोखिम रहता है जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कानूनी प्रक्रिया केवल अधिकृत आईवीएफ केंद्रों में निर्धारित नियमों और सरकारी निगरानी के तहत होती है। अवैध कमर्शियल हार्वेस्टिंग में नियमों को दरकिनार करके रिकॉर्ड छिपाने या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके जो है वो काम किया जाता है। ऐसे कई सारे आरोप जो है सामने आए। कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य किसी जरूरतमंद दंपति को चिकित्सीय सहायता देना है, ना कि महिलाओं के शरीर का व्यावसायिक शोषण। यदि किसी महिला को केवल अधिक पैसे का लालच देकर बार बार अंडाणु निकाले जाएं, तो गंभीर नैतिक या कानूनी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कानूनी प्रणाली में प्रत्येक प्रक्रिया का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका सत्यापन किया जा सके। अवैध नेटवर्क में रिकॉर्ड छिपाने, गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में अनियमितता के आरोप लग सकते हैं। और यही कारण है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि समस्या एग डोनेशन नहीं, समस्या तब शुरू होती है जब यह प्रक्रिया धोखे, दबाव, मानव तस्करी, आर्थिक मजबूरी या कानून की अनदेखी के साथ जुड़ जाती है। अब सवाल यह है कि भारत और नेपाल में एग डोनेशन तथा आईवीएफ को लेकर कानून क्या कहता है। क्या दोनों देशों में नियम समान है? तो आइए इसको भी हम समझते हैं। साथियों, आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर पूरे आईवीएफ सेक्टर के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो गए। और इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे मामलों में से हुई जिनमें नाबालिग लड़कियों के कथित शोषण के गंभीर आरोप सामने आए। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेज के अनुसार आरोप था कि कुछ एजेंटों ने आखिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के किशोरियों को पैसे का लालच देकर एग डोनेशन के लिए तैयार किया। जांच में यह भी आरोप सामने आया कि कुछ मामलों में लड़कियों की उम्र और पहचान संबंधी रिकॉर्ड गलत दर्ज किए गए ताकि उसके वयस्क दिखाकर अवयस्क महिला यानी कि नाबालिग महिला से जो है वह मेडिकल प्रक्रिया जांच कराई जा सके। इन आरोप के बाद मामला नेपाल पुलिस और जांच एजेंसी तक पहुंचा। बाद में विवाद अदालत तक पहुंचा और यह बहस शुरू हुआ कि नेपाल में एग डोनेशन और आईवीएफ से जुड़े मामलों के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा पर्याप्त है या नहीं। इसके बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के माध्यम से एग एक्सट्रैक्शन और एग स्टोरेज पर रोक लगाई और सरकार को स्पष्ट नियम और नियामक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया ताकि महिलाएं और विशेष रूप से नाबालिगों का शोषण जो है रोका जा सके। हालांकि यह भी समझना बहुत जरूरी है कि इस मामले से जुड़े कई आरोप और कानूनी प्रश्नों पर न्यायिक प्रक्रिया अलग अलग चरणों में रही और अंतिम कानूनी जिम्मेदारी अदालत के अंतिम निर्णय तथा संबंधित जांच के आधार पर तय होती। तो इस पूरे विवाद ने नेपाल को के ऊपर तीन बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला कि क्या एग डोनेशन जो है उसके लिए पर्याप्त और स्पष्ट कानून मौजूद है। दूसरा, निजी आईवीएफ क्लिनिकों की निगरानी कौन करेगा। और तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और नाबालिगों के शोषण से कैसे बचाया जाए। और यही कारण है कि आज नेपाल में यह बहस केवल एक मेडिकल प्रक्रिया की नहीं रह गई है। यह महिलाओं के अधिकार, मानव तस्करी, चिकित्सा नैतिकता, बाल संरक्षण और सरकारी नियमन, इन सभी मुद्दों से जुड़ी राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। अब अगला सवाल यह है कि भारत में एग डोनेशन को लेकर कानून क्या कहता है, क्योंकि नेपाल से ही भारत में ये सारा कार्य हो रहा है। तो साथियों, भारत के मामले को अगर हम समझे तो ऐसे मामले को रोकने के लिए स्पष्ट कानून और व्यवस्था भारत में मौजूद है। और भारत सीधे ये कहता है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इस घटना को केवल आईवीएफ या एग डोनेशन तक सीमित नहीं करना है। और अगर हम इसको आईवीएफ और एग डोनेशन तक सीमित कर देंगे तो शायद हम पूरी तरह से इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मामला जियोपॉलिटिक्स और क्रॉस बॉर्डर क्राइम से भी जुड़ा है। भारत नेपाल की जो खुली हुई सीमा है, भारत नेपाल के बीच में लगभग 1800 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह दुनिया के सबसे अनोखी सीमाओं में से एक मानी जाती है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के सामान्य आवागमन कर सकते हैं और इसी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, रोजगार और हजारों परिवार सीमा के दूसरी तरफ जो है एक तरफ रहते हैं। यानी ये खुली सीमा दोनों देशों के ऐतिहासिक मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन ये जो फायदे हमें दिख रहे हैं कि खुली सीमा है, वो खुली सीमा बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को लेकर भी आती है। जैसे कि हम आईवीएफ में बात कर रहे हैं, अंडाणुओं की बात कर रहे हैं, हम तस्करी की बात कर रहे हैं। साथियों, भारत में भी आईवीएफ को लेकर या सैरोगेट मदर को लेकर जो है वो बहुत कड़े नियम। यहां भी नियम है कि आप सेवा के भाव से अगर सैरोगेट मदर बन रहे हैं, यानी कि आप किसी दंपति को देख रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अंडाणु दीजिए या सैरोगेसी को अपनाइए तो सही है। लेकिन अगर आप बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं तो सही नहीं है। और भारत में से भी कई मामले आए हैं जहां सैरोगेसी यानी कि किराए की कोख को जो है वो पकड़ा गया है कि एक बिजनेस जो है, एक पूरा क्राइम जो है, एक नेक्सस जो है बना के रखा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अपराधी इस प्रकार से, जो खुली सीमा की हम बात कर रहे हैं, तो अपराधी नेटवर्क इस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं।
सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस सीमा के माध्यम से होने वाले विभिन्न प्रकार के सीमा पार अपराधों की निगरानी रख रही। चाहे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी की बात करें, चाहे ड्रग्स तस्करी की बात करें, चाहे जाली नोटों के नेटवर्क की बात करें, चाहे वन्य जीवों की तस्करी की बात करें, ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। और कहीं ना कहीं ये मेडिकल एक्सप्लॉयटेशन या ऑर्गन रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन का नेटवर्क भी जो है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो साथियों, खुली सीमा समस्या नहीं है, समस्या उन अपराधी नेटवर्क से है जो इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत और नेपाल दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार होने वाले संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार सहयोग करती हैं। और इस पूरे मामले में एक बड़ा संदेश निकलता है कि आज अपराध केवल स्थानीय नहीं रहे हैं, वे डिजिटल माध्यम से संपर्क करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक लोग ले जाते हैं, फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हैं और कई बार चिकित्सा जैसी संवेदनशील सेवाओं का भी दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है। और इसलिए ऐसी चुनौतियों से निपटने के केवल पुलिस कार्यवाही पर्याप्त नहीं होती है, जरूरत होती है दोनों देशों के बीच बेहतर खुफिया सूचना साझा करने की, सीमा प्रबंधन को मजबूत करने की, मानव तस्कर विरोधी तंत्र को सशक्त बनाने की, आईवीएफ और मेडिकल संस्थानों को पारदर्शी उसकी निगरानी करने की, और सबसे महत्वपूर्ण है गरीबी तथा जागरूकता की कमी जैसे मूल समस्याओं को दूर करने की। और यही कारण है कि यह केवल एक मेडिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक हेल्थ और इंडिया नेपाल कॉपरेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा बहुआयामी मुद्दा बन चुका है। सर, जब सवाल उठता है कि भारत और नेपाल के कानून ऐसे मामलों में क्या कहते हैं, यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्या हो सकती है, इसे भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बात हम नेपाल से लेकर उठे हैं, तो नेपाल का नाम बार बार दिख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप व्यूअर्स भी बार बार सोचेंगे कि नेपाल के ऊपर इतने वीडियोस क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या नेपाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, इसके लिए कई सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां मिलकर इस जोखिम को पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी और आर्थिक मजबूरी। दूसरा, सीमावर्ती जो जिले दिख रहे हैं भारत और नेपाल की जो खुली सीमा के, अधिकांश लोग इसका उपयोग वैध रोजगार, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संबंध के लिए करते हैं। लेकिन यदि कोई संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय हो तो इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी करता है। साथियों, आईवीएफ और एग डोनेशन जैसी प्रक्रिया तकनीकी और जटिल होती है। हर व्यक्ति को इनके लाभ, जोखिम और कानूनी नियम का जो है वो जानकारी नहीं होता है। जागरूकता की कमी भी कई बार जो है वो क्या करती है, लोगों को गुमराह कर देती है और केवल पैसे का लालच दिखाकर जो है उनसे सही निर्णय नहीं लेने दिया जाता। साथियों, एजेंट और बिचौलिया, ये कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें कि कुछ एजेंट्स और बिचौलिया महिलाओं से संपर्क करते हैं और वह आर्थिक लाभ या कमीशन के कारण ऐसा कार्य करते हैं। और यही कारण है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार कानून नहीं बल्कि जागरूकता है। सब लोगों को अपने अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी जब होगी तभी उनका शोषण जो है वो नहीं हो पाएगा, नहीं तो उनका शोषण हमेशा होता रहेगा। साथियों, ये पूरी कहानी में भारत का जो महत्व है इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि भारत आज दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मेडिकल हब के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ आधुनिक अस्पताल है, प्रशिक्षित डॉक्टर है, उन्नत आईवीएफ तकनीक है, अपेक्षाकृत कम लागत पर उपचार उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में विदेशी मरीज भारत आकर जो है वह इलाज कराते हैं। इसी को मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है। भारत का आईवीएफ जो है वो पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। हजारों निसंतान दंपतियों को जो है संतान प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे बड़ा और विकसित मेडिकल इकोसिस्टम जो होता है वहां अपराधी तत्व कुछ दुरुपयोग भी करते हैं। और यही कारण है कि अवैध नेटवर्क सक्रिय हो जाने से वैध स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में लेकर गैर कानूनी गतिविधियां करने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ कहीं नहीं कि आईवीएफ जो है वो गैर कानूनी है। भारत में अधिकांश डॉक्टर, अस्पताल और आईवीएफ केंद्र कानून तथा चिकित्सा के नैतिकता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन चिंता जो है अवैध नेटवर्क को लेकर जो है वो है। साथियों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो ऐसी चुनौतियां केवल भारत या नेपाल तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो दुनिया के कई देशों में यह चिंता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का चिकित्सा प्रक्रियाओं में शोषण किया जाता है। डब्ल्यूएचओ भी लेकर इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। डब्ल्यूएचओ बार बार स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज को सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिकता के मानक को पालन करने के लिए बात करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ह्यूमन राइट्स की भी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के सिद्धांत भी ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का शरीर जो है उसकी आर्थिक मजबूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के शरीर पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि धोखा या दबाव के आधार पर उसका शोषण नहीं करना होगा। और यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें आईवीएफ, सरोगेसी, अंगदान, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए लगातार बेहतर कानून और निगरानी तंत्र विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे बहस का मूल संदेश केवल कानून लागू करना नहीं बल्कि गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा,
चिकित्सा नैतिकता और मानवाधिकार की रक्षा करना जरूरी है। और आखिर इस घटना से भारत नेपाल पूरे समाज को क्या सीख देगी, ये भी हमें समझना जरूरी है। साथियों, इस पूरे मामले में 5 बातें जो हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाती। 5 बातें कौन-कौन सी, इस पर हम आते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो सबसे पहला ये है कि गरीबी मानव तस्करों का सबसे बड़ा हथियार है। क्रॉस बॉर्डर क्राइम लगातार नए रूप ले रहे हैं। आईवीएफ जैसे तकनीक अपने आप में गलत नहीं, लेकिन इसके लिए सख्त और पारदर्शी नियम आवश्यक हैं। भारत और नेपाल को सीमा सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी महिला या लड़की के शरीर और उसकी सहमति का सम्मान जो है सर्वोपरि है। शरीर पर अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो कमेंट तो आपके रहेंगे ही, और उसी कमेंट से हमें यह पता चलेगा कि आपको क्या जानने को मिला, आप इस टॉपिक को लेकर अपने विचार क्या रख रहे हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए। शेयर नहीं किया, शेयर कर दिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।